हेलो स्टूडेंट्स। आज एओडी में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोटोनिसिटी, है या इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो हेडिंग डालें मोनोटोनिसिटी। ठीक, पहले मोनोटोनिसिटी को समझने से पहले एक दो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ जो हमने सुने होंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है ना। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि इफ fx is a real function and d of f is the domain of the function f, function fx, and I is any interval which is subset of domain, that is I is subset of domain, है ना। मतलब जैसे किसी फंक्शन का डोमेन है, सपोज मान लो डोमेन r है और मैंने इंटरवल ले लिया 1 से 3, -5 से 7, या डोमेन 1 से 6 है तो मैंने इंटरवल ले लिया 2 से 6, है ना। ऐसे इंटरवल कुछ भी ले सकते हैं। तो बस हमने ये लिखा है जनरल कि f एक रियल फंक्शन है, उसका डोमेन d है, तो उसका कोई सबसेट ले लिया है हमने, इंटरवल ले लिए, उसको हमने i बोल दिया, है ना। देन फर्स्ट पॉइंट, fx इज called increasing function। ठीक, अब इसके दो तीन नाम है, इसको ध्यान से सुन लें। इंक्रीजिंग बोलना बोल दे, या नॉन डिक्रीजिंग बोल दे, या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोल दे। ठीक, एक ही बात है। ठीक, तो मोनोटोनिक का क्या मतलब है? मोनोटोनिक का मतलब है कि जैसे उसका एक ही नेचर है ना, मोनोटोन, जैसे सिंगल टोन चल रहा है उसका, मतलब वो बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, बस घट रहा है तो घट रहा है ना। ऐसा नहीं है कि बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। बेसिक मतलब इसका ये है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, या घट नहीं रहा है, एक ही बात है, या मोनोटोनिकली बढ़ रहा है, ठीक है ना। इफ in interval I, if f of x2 is greater than or equals to f of x1 for each x1 x2, if x2 is greater than x1 belongs to I such that x2 is greater than x1। ठीक, इससे क्या मतलब है कि I एक इंटरवल है, उस इंटरवल के आपने कोई दो इनपुट ले लिए, x1 और x2, कोई भी दो वैल्यू उठा ली उस इंटरवल में से, इस प्रकार कि x2 x1 से बड़ा है, तो पक्की बात है कि फंक्शन की जो वैल्यू x2 पे है वो x1 पे जो वैल्यू है उससे या तो बड़ी है या बराबर है। ठीक, क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो ये अपना x1 है, मान लो I यहां से लेके यहां तक है, ठीक है, ये एक इंटरवल है I, ठीक, A से लेके B तक। ठीक, अब इस इंटरवल के अंदर कितने इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं? मैंने कोई भी पेयर ले लिया, सपोज मैंने A ले लिया x1 और x2 ले लिया अगला पॉइंट, तो दो पॉइंट कोई भी लोगे तो उस दो पॉइंट में अगले वाले पे वैल्यू पिछले वाले से या तो बराबर हो या ज्यादा हो। ठीक, तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं इस तरह का, ए से लेके बी तक, ठीक, तो यार इसके अंदर कोई भी दो एक्स ले लो आप, सपोज ये x1 है और ये x2 है, तो जब x2 बड़ा है तो वैल्यू भी देखो x2 पे बड़ी है, ये fx2 है या ये fx1 है। तो देखो x2 अगर x1 से बड़ा है, क्योंकि राइट में जाएंगे तो x बढ़ेगा, तो वैल्यू x2 पे x1 से बड़ी है,
या ऐसा केस हो सकता है सपोज ऐसा, ठीक। अब जैसे ये मैंने x1 x2 ले लिया, तो x2 x1 से बड़ा है तो x2 पे वैल्यू भी बड़ी है क्योंकि ऊपर है। मान लो दो इंटरवल ये ले लिए, दो वैल्यू मैंने x1 और x2, अगर मैंने यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कोई भी दो ले लिए तो x1 और x2 में x2 बड़ा है लेकिन उस पे वैल्यू और उस पे वैल्यू क्या है, बराबर है। और उसके बाद फिर मान लो यहाँ से ले लिया एक x1, यहाँ ले लिया एक x2, यहाँ ले लिया, तो भी देखो वैल्यू बढ़ रही है। मतलब जैसे जैसे हम राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे जैसे हमारा इनपुट बढ़ रहा है उस आई के अंदर, एक्स बढ़ रहा है, वैसे वैसे फंक्शन या तो ऊपर बढ़े या कांस्टेंट रहे, मतलब ना बढ़े, मतलब ना घटे। ये बोलना चाह रहे हैं बेसिकली, घटना नहीं चाहिए, या तो ऊपर राइज करे, है ना, जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन ऊपर चढ़े आपका, या ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट चले बट घटे ना। मतलब ये केस नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो मैंने क्या दिया ये, तो देखो अगर मान लो ये x1 है और ये x2 है, तो x2 x1 से बड़ा है पर उसमें वैल्यू से छोटी होगी, तो ये इंक्लूड नहीं होगा इस केस में, है ना। तो इस तरह के केसेस में कि कोई फंक्शन है और एक इंटरवल है आई, उस इंटरवल में जब जब x2 x1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू x2 पे या तो बड़ी है या बराबर है, ठीक है। मतलब अगर राइट में जिस जैसे से बढ़ रहे हैं तो फंक्शन या तो ऊपर चढ़े या हॉरिजॉन्टल चले, नीचे ना आए, देन इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग। घटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे ये वाले फंक्शन है दोनों, तो ये आपके इंक्रीजिंग के केस में आएंगे, ठीक है ना। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, नॉन डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। तो ये अपनी फर्स्ट डेफिनेशन हो गई कि एफ एक्स इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन इफ इन एन इंटरवल आए, इफ अगर x2 बड़ा है x1 से तो fx2 भी बड़ा होगा fx1 से। ये पक्की बात है, ठीक है ना। कोई भी इंटरवल में दो इनपुट लिए, अगर वो इनपुट बड़ा है दूसरे से तो उस पे आउटपुट भी उससे या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर। तो इसको आप नोट कर लें, है ना। अपन इसकी सेकंड डेफिनेशन पे चलते हैं, ठीक। तो सेकंड डेफिनेशन क्या है, फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, कि जब जब आपका x2 x1 से बड़ा है तो आपकी जो x2 की जो वैल्यू है x1 से, या तो वो कम होगी या उसके बराबर होगी, या तो वो कम होगी या उसके बराबर होगी। मतलब जैसे मान लो ये हमने केस ले लिया, तो देखो कोई भी दो x ले लो आप, आपने राइट में बढ़ा, मतलब जैसे आपने देखा x2 x1 से बड़ा है तो उस पर वैल्यू x2 की x1 से छोटी है, या इस तरह का केस चल जाएगा कि आपने कोई दो x लिए, तो देखो x2 x1 से बड़ा है बट x2 पे वैल्यू उसके बराबर है। और अगर मान लो यहां ले लोगे एक x1 और एक x2, तो देखो x2 x1 से बड़ा है बट x2 पे वैल्यू कम है। तो जैसे जैसे हम राइट में बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे जैसे आपका इनपुट बढ़ रहा है इंटरवल आई में, तो आपकी वैल्यू या तो नीचे जानी चाहिए फंक्शन की, या बराबर कांस्टेंट चलनी चाहिए, ऊपर नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। मतलब फंक्शन इंक्रीज नहीं कर सकता, या तो घटे या कुछ वैल्यूज के लिए बराबर रह जाए, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है या नॉन इंक्रीजिंग है, बढ़ नहीं रहा, या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है उस इंटरवल आई में, कि उस आई के अंदर कोई भी दो एक्स उठा लो, अगर x2 x1 से बड़ा है तो उस पर वैल्यू x1 से या तो छोटी होगी या बराबर होगी, ठीक। सो दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें कोई लफड़ा नहीं है किसी प्रकार की कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट फलाना ढंग का, कुछ एकदम बेसिक डेफिनेशन कि कोई इंटरवल फंक्शन है, उसका डोमेन का कोई सबसेट हमने आई लिया, उस आई में मान लो जितने भी एक्स हैं, जब जब एक्स बड़ा है तो उस पर आउटपुट बड़ा है या बराबर है तो इंक्रीजिंग है, और अगर छोटा है या बराबर है तो डिक्रीजिंग है। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। चलो अब हम ये दूसरी डेफिनेशन थी, है ना, ठीक है। मतलब ये कॉमन लिखेंगे, उसके बाद नंबर 1 फिर नंबर 2 ऐसे नीचे चलो नंबर 3 लिखेंगे, ठीक। ठीक, नंबर 3। अब एक शब्द आप नया सुनेंगे, है ना। नंबर 3 इज fx is called strictly increasing, है ना। थोड़ा सा इसको लिख लें, strictly increasing।
ये शब्द आपने पहली बार सुना होगा कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आई है, ठीक। उस आई में कोई भी दो इनपुट है इस प्रकार की x2 x1 से बड़ा है तो x2 पे वैल्यू भी उससे बड़ी ही होनी चाहिए। मतलब एक इंटरवल के अंदर जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप राइट में जा रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती रहनी चाहिए, पिछले पॉइंट से ऊपर ही जाना चाहिए, बराबर भी नहीं रह सकता इस केस में। भाई इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या फर्क हुआ? इंक्रीजिंग में तो ये केस जायज था, ये वाला कि भाई कोई भी दो x1 x2 आपने लिए, उसमें या तो वैल्यू इससे बराबर हो या बड़ी हो, ठीक है। लेकिन इसमें ये केस अलाउड नहीं है क्योंकि इसमें यहां इक्वलिटी नहीं है कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो पक्की बात है fx2 fx1 से बड़ा ही होना पड़ेगा, बराबर का भी हम कोई चांस नहीं देखेंगे, ठीक है। मतलब इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ इस तरह की कैटेगरी के ग्राफ की बात कर रहे हैं कि आप कोई भी दुनिया के दो x उठा लो इसके इंटरवल आई में, और अगर x1 छोटा है तो x1 पे वैल्यू भी छोटी है, x2 x1 से बड़ा है तो x2 पे वैल्यू भी x1 से बड़ी है। मतलब जैसे जैसे आप राइट में बढ़ रहे हो वैसे वैसे ग्राफ ऊपर राइज करना चाहिए, बराबर भी नहीं चल सकता, दो पॉइंट के लिए भी ऐसे बराबर वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो ये फर्क है आप दोनों में, ध्यान से सुने कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग तो है ही, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग तो है ही, तो इसको हम इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, इसको हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, और इसको हम नॉन डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, ठीक। इसमें हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते, इसको सिर्फ इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, या नॉन डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो इससे आपको एक बात पता चली कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग तो है ही, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है और नॉन डिक्रीजिंग भी है, यह पक्की बात है, कह सकते हो। बट अगर सिर्फ आपको यह पता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या नॉन डिक्रीजिंग है, बस इतना ही पता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होगा, क्योंकि ये वाला केस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम यहां एक नोट लिख रहे हैं, नोट ये है कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो पक्की बात आप ये इंप्लाई कर सकते हो कि वो इंक्रीजिंग भी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है और नॉन डिक्रीजिंग भी है। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ये है तो पक्का ये होगा, ये नहीं कह सकते, है ना। आपको याद होगा मैं हमेशा बताता हूं इंप्लाइज को ऐसे समझे कि यदि बारिश होती है तो वो मुस्कुराती है, यदि बारिश होती है तो वो मुस्कुराती है, बस दैट्स इट। इसमें हमने ये नहीं कहा कि बारिश नहीं होती है तो वो मुस्कुराती नहीं है, या ये भी नहीं कहा कि यदि वो मुस्कुराती है तो बारिश होती है, उल्टा हम कभी एम्प्लाई नहीं करते, ठीक है ना। मतलब बस इतनी बात कही है, अगर ये है तो ये सही होगा, बस इतना कहा है। तो हमने यही कहा अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये पक्का होगा, बट अगर सिर्फ आपको क्वेश्चन में ये पता चल जाए कि वो इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या नॉन डिक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होगा, ये आप पक्का नहीं कह सकते, बिकॉज वो तो ये भी हो सकता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये तीसरी डेफिनेशन थी आपकी, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। ऐसे नेक्स्ट पे चलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, अब आई होप आप समझ गए होंगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब जैसे जैसे आपका इनपुट बढ़ रहा है, अगर x बढ़ रहा है तो आपका y भी घटना चाहिए, बस बराबर भी नहीं हो सकता, है ना। तो अगर x2 x1 से बड़ा है i के कोई भी दो x के लिए, तो fx2 पे जो वैल्यू है वो आपकी x1 से छोटी ही होनी पड़ेगी, तब अपन बोल सकते हैं इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब इस तरह का केस है ना, आपने कोई भी x2 लिए और x2 आपका x1 से बड़ा है, बट fx2 आपका fx1 से छोटा ही है, ठीक, बराबर भी नहीं चल सकता। मतलब ये वाला केस इज नॉट अलाउड, है ना, ये वाला केस इज नॉट अलाउड है, ठीक है, बस। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या सिर्फ डिक्रीजिंग भी बोल सकते हो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी बोल सकते हो, नॉन इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो, ये सारी चीजें इसके लिए ट्रू है। बट इसमें आप इसको सिर्फ डिक्रीजिंग बोल सकते हो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोल सकते हो, नॉन इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते। तो अगेन नोट के तौर पे आप ये बात कह सकते हो कि यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, पक्की बात है वो डिक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा और नॉन इंक्रीजिंग होगा, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू,
ठीक है जी। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको दोबारा से बता दूं कि आपका कोई इंटरवल आए, उसके अंदर जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ रहा है, कि कोई भी 2x ले लो, उस इंटरवल के अंदर कोई भी दुनिया के 2x उठा लो, अगर x2 x1 से बड़ा है तो fx2 fx1 से या तो बड़ा है या बराबर है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल टोन है, या तो बढ़ रहा है बस, घट नहीं रहा है ना। नॉन डिक्रीजिंग को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। और या फिर ऐसा हो किसी केस में कि सिर्फ जैसे जैसे आपका x बड़ा है, अगर x2 x1 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू उससे बड़ी ही है, बराबर भी अलाउड नहीं है, तो वो क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, नॉन डिक्रीजिंग है, ठीक है। बट अगर सिर्फ आपको ये पता इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या नहीं होगा उसके बारे में हम नहीं कह सकते। ऐसे ही अगर आपका एक इंटरवल आए है, जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है, आपकी वैल्यू या तो घट रही है या हॉरिजॉन्टल मतलब कांस्टेंट रह रही है, तो वो क्या है, बढ़ नहीं रहा है, मतलब नॉन डिक्रीजिंग, सॉरी नॉन इंक्रीजिंग है। नॉन इंक्रीजिंग है मतलब क्या है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। और अगर लगातार घटता ही जाए बराबर भी ना चले, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। ये 4 हमने डेफिनेशंस देख ली, बेसिक एकदम फंडामेंटल डेफिनेशन, किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। यदि ऐसा है उस आई के अंदर कि कोई भी 2x उठा लो जिसमें इस प्रकार की x2 x1 से बड़ा हो, तो पक्की बात है fx2 x1 से घट छोटा होगा तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही होगा। या हम बोले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ये चीज पक्की होगी, fx2 fx1 से छोटा ही होगा, ठीक है जी। चलो, तो आई होप दिस इज क्लियर। एंड एक चीज और, अगर आप किसी के मन में, बच्चों के दिमाग में उठ रहा होगा कि यार सर अगर कांस्टेंट फंक्शन हो जाए तो, है ना, तो अगेन अगर कांस्टेंट हो जाए तो वहां इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई ऐसे सेंस नहीं है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। बट बोलने को हम अगर डेफिनेशन से देखें, जैसे इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या थी कि या तो वो बढ़े या बराबर रहे, तो बढ़ भले ही नहीं रहा, बराबर तो है ही भाई, बराबर तो है ही, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। ऐसे ही डिक्रीजिंग की डेफिनेशन देखें, सिर्फ डिक्रीजिंग की, स्ट्रिक्टली की नहीं, कि x2 x1 से अगर बड़ा है तो वैल्यू घटनी चाहिए या बराबर रहनी चाहिए। इसमें घट नहीं रही बट बराबर तो है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए, है ना, फिफ्थ, इफ fx इज कांस्टेंट इन I, then it is called increasing as well as decreasing, ठीक है ना। इसको इंक्रीजिंग एज वेल एज, हालांकि ऐसे का कोई सेंस नहीं है इसका इतना कोई, है ना, आपको फील आ रही होगी कांस्टेंट उसमें क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बट हाँ डेफिनेशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही बोल सकते हैं इसको, ठीक। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब मोनोटोनिसिटी का जो मतलब था वो आप समझ गए कि मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या है कि फंक्शन का एक ही नेचर है ना। जैसे मोनोटोनिक है, मोनोटोन सिंगल टोन में चल रहा है, या तो सिर्फ बढ़ ही रहा है तो बढ़ रहा है तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल देते हैं, डिक्रीजिंग है तो उसको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोल देते हैं। तो यदि कोई फंक्शन इंटरवल में सिर्फ और सिर्फ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो उसको फंक्शन को मोनोटोनिक बोल सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग है मतलब बराबर भी हो सकता है या घट भी सकता है, डिक्रीजिंग वाला, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं, तो उसको हम बोल सकते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अल्टीमेटली अगर मैं ये बोलना चाहूँ फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं है, आपसे पूछूं कोई फंक्शन देके कोई इंटरवल के अंदर कि इसके अंदर मोनोटोनिक है या नहीं है, तो आपको बस ये देखना पड़ेगा कि या तो वो उस इंटरवल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, या वो उस इंटरवल के अंदर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। ऐसा ना हो कि उस इंटरवल के अंदर कुछ पार्ट में तो वो इंक्रीज कर रहा है और कुछ पार्ट में डिक्रीज कर रहा है। अगर ऐसा हुआ कि वो इंक्रीज भी कर रहा है कुछ पार्ट में वो डिक्रीज भी कर रहा है, तो हम उसको मोनोटोनिक नहीं बोल सकते, तो हम उस फंक्शन को बोलेंगे नॉन मोनोटोनिक इन दैट इंटरवल, ठीक है ना। तो अपन इस चीज को लिख सकते हैं नोट बना के कि if fx is either increasing or decreasing only in I, then we can say fx is monotonic in I. But if fx increases in some part and decreasing in other part of I, भाई I के अंदर जैसे मान लो I 1 से 3 है तो 1 से 2 में तो वो बढ़ रहा है और 2 से 3 में घट रहा है ना, तो दोनों ही नेचर हो गए उसके,
ठीक है, increasing in some part and decreasing in other part of I, then we say it is neither increasing nor decreasing, or we can say fx is non-monotonic in I। आई इंटरवल के अंदर वो क्या है, नॉन मोनोटोनिक नेचर का है। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, अगर सिर्फ इंक्रीज कर रहा है या सिर्फ डिक्रीज कर रहा है तो मोनोटोनिक है, अगर दोनों चीजें हो रही हैं उसी इंटरवल के अंदर तो हम बोल देंगे उसमें ये नॉन मोनोटोनिक है। ठीक है, तो किसी फंक्शन को अगर हम मोनोटोनिकली या नॉन मोनोटोनिक बोलना चाहें, है ना, सपोज ये नोड 1 हो गया, नाउ एनी फंक्शन इज called strictly increasing, called increasing if it is increasing in its domain, है ना। जो मान लो कोई फंक्शन का डोमेन है पूरा, जो भी है उसका, उस डोमेन के अंदर अंदर वो हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है तो उसको इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। फंक्शन को भी इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, पूरे इंटरवल की बात बोलने की जरूरत ही नहीं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक, या फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक, तो एनी फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग इफ इट इज इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। एग्जांपल y बराबर tan इनवर्स x, है ना, जैसे tan इनवर्स x का देखो ग्राफ ऐसा होता है। ठीक, तो ये हमेशा ही बढ़ रहा है, देखो पूरे ग्राफ डोमेन में। ठीक, एंड एनी फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग इफ इट इज डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, है ना, जैसे मान लो एग्जांपल cot इनवर्स x ले लिया आपने। क्लियर है, तो बस ये टर्म समझाएंगे, बेसिक डेफिनेशन हम जानेंगे कि कोई इंटरवल आई के अंदर कोई भी दो एक्स लिए, अगर एक्स बड़ा है दूसरे से, x2 से, x1 से बड़ा है, x2 x1 से बड़ा है, तो फंक्शन या तो बढ़ेगा या बराबर रहेगा तो इंक्रीजिंग है, और सिर्फ बढ़ेगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, घटेगा या बराबर रहेगा तो डिक्रीजिंग है, और सिर्फ घटेगा ही घटेगा तो डिक्रीजिंग है। ठीक है जी, और एक ही नेचर का है तो उसको मोनोटोनिक बोल देते हैं, दोनों नेचर का हो रहा है तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग या नॉन मोनोटोनिक बोल देंगे। ठीक है, और किसी फंक्शन को इन जनरल ये बोलना चाहे हम इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं, तो वो पूरे डोमेन के अंदर देखेंगे तभी हम बोल सकेंगे। पूरे डोमेन में एक ही नेचर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग है, और पूरे डोमेन के अंदर कुछ पार्ट में बढ़ रहा है कुछ पार्ट में घट रहा है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो पूरे डोमेन में डिक्रीजिंग है। ठीक है जी, चलो नाउ ये तो हमने एक इंटरवल की बात कर ली, अब मुझे यही मोनोटोनिसिटी की बात करनी है एक सिंगल पॉइंट पे, है ना, एक सिंगल पॉइंट दिया x बराबर a, तो उस पे बात कैसे होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट कह सकते हो, मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट x बराबर a। एंड a बिलोंग्स टू ऑब्वियसली डोमेन ऑफ f, है ना, डोमेन में है तभी बात करेंगे वरना तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक, तो अगेन फर्स्ट डेफिनेशन जो है कि fx इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट x बराबर a if it is strictly increasing in interval I that is a minus h से लेके a plus h, है ना, हमने h एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ले ली, तो स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ले ली तो a से जस्ट पहले और a से जस्ट बाद, ठीक है, तो पॉइंट इंटरवल आ गया एक, a से जस्ट पहले का पॉइंट और a से जस्ट बाद का पॉइंट और बीच में a, वो एक इंटरवल आ गया छोटा सा, ना, उस छोटे से इंटरवल के अंदर अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उस पॉइंट a पे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। अब इस छोटे से इंटरवल i के अंदर इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि वही अगेन दैट इज सेम
कि फॉर ईच x1 x2 बिलोंग्स टू i, ये वाला i सच दैट x1 इज लेस देन x2, तो पक्की बात है, इसका मतलब क्या है कि f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा होना पड़ेगा उस इंटरवल के अंदर। भाई हालांकि ये भी वही बात है जो हमने पहले पढ़ी, कोई नया नहीं है भाई, एक पॉइंट की बात है, तो हमने ये समझाना चाहा कि एक पॉइंट पे भी अगर आपको देखना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना, तो उसका मतलब यही होता है कि हम उसके आस पड़ोस के इंटरवल में देखते हैं, उसे जस्ट पिछला और जस्ट अगला, इन तीनों पॉइंट्स में कंपैरिजन देखते हैं उस इंटरवल के अंदर, छोटे से इंटरवल में। h हमने एक पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी ले ली, तो a माइनस एच और a प्लस एच के अंदर अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो a पे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इस इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग का मतलब क्या, अगेन वो बेसिक डेफिनेशन, कोई भी दो x इस इंटरवल के अंदर है, अगर x1 x2 से छोटा है तो fx1 भी fx2 से छोटा ही होगा, मतलब जैसे जैसे बढ़ रहा है x वैसे वैसे आउटपुट भी आपका बढ़ रहा है, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा, है ना। और हम इसको बेसिकली ऐसे देख सकते हैं कि a पे जो वैल्यू है फंक्शन की, उससे जो पिछला पॉइंट है एफ ए माइनस, उस पर वैल्यू से छोटी होगी, और जो अगला पॉइंट है उसकी वैल्यू इससे बड़ी होगी, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है ना भाई। भाई ए पे वैल्यू जो है वो ए के अगला जो पॉइंट है उससे कम है और ए का जो पिछला पॉइंट है उससे ज्यादा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। इस तरह का कोई भी केस, जैसे मान लो ये मैं जूम करके दिखा रहा हूं, जैसे मान लो ये पॉइंट ए, ठीक, और ये मान लो अगला जो पॉइंट है इसके आगे ये ए प्लस एच है, और ये जो पॉइंट है ये ए माइनस एच है, तो देखो a माइनस एच पे जो वैल्यू है उससे ज्यादा a पे और उससे ज्यादा a प्लस एच पे, या हम ये कह लें कि एक छोटा सा हमने इंटरवल ले लिया, उस इंटरवल में अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम a पे भी उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे, ठीक। जैसे मान लो ये ले लिया मैंने केस, ठीक, अब ये a पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है, ठीक है भाई। देखो ये a है, a x बराबर a, ए के जस्ट अगला जो पॉइंट है वो ये रहा सपोज ए प्लस, और ए के जो जस्ट पिछला पॉइंट है वो सपोज ये ए माइनस, इसके जस्ट पीछे इधर होगा, मतलब मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, तो देखो ए माइनस पे जो वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू ए पे है, क्योंकि ए पे वैल्यू यहाँ है, ये इसके जस्ट पीछे वैल्यू ये है, और इसके जस्ट जो आगे वैल्यू है वो ऑब्वियसली ए से ज्यादा है, तो ए पे वैल्यू जो है वो ए प्लस से तो कम है और ए माइनस से ज्यादा है, मतलब ये हम कह सकते हैं इस इंटरवल के अंदर कोई भी दो एक्स ले लो, x1 x2, अगर x2 बड़ा है तो fx2 भी fx1 से बड़ा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, ठीक। जैसे मान लो ये केस है, तो इस पे क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये देखो ये वैल्यू a प्लस पे है और इससे पीछे a माइनस पे इससे वैल्यू छोटी है, तो अगेन ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तीनों ये किसकी केस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग केस, ठीक है जी। या मान लो ऐसा भी हो सकता था, लो x बराबर ए पे, तो ए पे तो वैल्यू ये रही, ये a माइनस पे वैल्यू है और ये a प्लस पे वैल्यू है, तो देखो a माइनस पे a से कम है और a प्लस पे a से ज्यादा है, तो अगेन ये क्या है, a पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो किसी एक पॉइंट पे बात करने मोनोटोनिसिटी की पूछते हैं, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, अगेन उसका मतलब है कि उसके आस पड़ोस के इंटरवल में देखना है, तो एक छोटा सा इंटरवल a माइनस एच और a प्लस एच के अंदर देखना है आपको, और उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, उसके जस्ट पिछले और जस्ट अगले पॉइंट पे देखना है, अगर वो जैसे जैसे x बढ़ रहा है, मतलब a माइनस से बड़ा है a और a से बड़ा a प्लस है, अब a माइनस पे जो ये आउटपुट है उससे बड़ा a पे उससे बड़ा a प्लस पे है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब मान लो या तो बढ़ रहा है या बराबर है तो सिर्फ इंक्रीजिंग है, ऐसे ही अगर घट रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और सिर्फ घट रहा है या बराबर है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, सेम वही चारों डेफिनेशन आप इससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है जी। चलो ऐसे इसको बोल सकते हैं अपन, fx इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट x बराबर a, है ना, एट x बराबर a, या हम ये बोलते हैं अबाउट पॉइंट a, है ना, ये भी बोल सकते हैं, इफ इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग in the interval that is again for small interval x1 x2 belongs to i such that x1 x2 अब x1 से बड़ा है तो fx to x1 से छोटा होगा, ठीक है, मतलब इस तरह का, है ना। जैसे मान लो ये पॉइंट पूछूं मैं a पे, ये a है, तो ये a के जस्ट अगला पॉइंट है a प्लस एच, और ये जो पॉइंट होगा ये a का जस्ट पिछला पॉइंट है a माइनस एच, तो देखो वैल्यू घट रही है, तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक। ऐसे ही सपोज ये है, देखो ये a से पहले ये a माइनस पे वैल्यू ज्यादा है, ये a प्लस पे वैल्यू कम है,
तो घट रही है लगातार, तो ये भी क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अभी क्या ये पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ए के आगे वैल्यू और कम है इससे, और ए पे जो पीछे है उससे वैल्यू ज्यादा है, तो ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ऐसे ही मान लो ये ले लिया मैंने, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक। लेकिन इस तरह क्या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा क्या, ये ए है, ए के जो आगे है वैल्यू वो इससे ज्यादा है, और ए के जो पीछे है वैल्यू वो भी इससे ज्यादा है। मतलब ऐसा तो है ही नहीं, या तो ए माइनस पे सबसे कम ए पे ज्यादा फिर ए प्लस पे ज्यादा, या ए माइनस पे सबसे ज्यादा फिर ए पे फिर ए प्लस पे, तब तो हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। या बराबर भी रहती है तो चलो सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोलते हैं। बट इसमें तो पहले तो यहाँ से यहाँ वैल्यू घट गई, फिर यहाँ से यहाँ वैल्यू बढ़ गई, तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। बल्कि अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे इस पॉइंट को अपन मिनिमा बोलते हैं, मिनिमा, लोकल मिनिमा, है ना। थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व में, कि इसके आस पड़ोस में देखेंगे तो इसके जस्ट पिछले पॉइंट पे वैल्यू इससे ज्यादा है, इसके जस्ट अगले पॉइंट पे वैल्यू इससे ज्यादा है, तो उस एरिया के अंदर इस पॉइंट पे वैल्यू सबसे कम हो गई, तो बेसिकली उसको अपन लोकल मिनिमा बोलेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप कुछ लोग इसको ना सुने, नाम भी समझ आया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो यहाँ तक समझे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में किसको कह रहा हूँ, क्योंकि इस पे अपन पूरा चैप्टर पढ़ने वाले लास्ट वाला, ठीक है। तो आई होप किसी पॉइंट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करनी हो तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है जी। ठीक, अब अगेन एफ एक्स इज कॉल्ड इंक्रीजिंग एट ए, सिर्फ डिक्रीजिंग एट ए इफ इट इज डिक्रीजिंग इन आई, है ना। अब अगेन वही, उस आई में कोई भी x1 x2 लो, उस पे वैल्यू या तो घटे या बराबर हो। ऐसी एफ एक्स इज कॉल्ड डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग एट x बराबर है इफ इट इज इंक्रीजिंग इन, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा लगा के सेम कॉपी कर लेना ना, तो ये चौथी और तीसरी डेफिनेशन होगी, ठीक है, क्लियर है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कैसे देखना है, पॉइंट पे कैसे देखना है, पॉइंट को भी बेसिकली इंटरवल बना के देखते हैं, जस्ट अगले और जस्ट पिछले से कंपेयर करते हैं। तो अगेन खेल वही है कि x बढ़ रहा और फंक्शन की वैल्यू बढ़ी या बराबर रही, घटी नहीं, तो इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग। सिर्फ बढ़ी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसी x बढ़ा, वैल्यू घटी या बराबर रही तो डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। बट अगर सिर्फ घटी, बढ़ी नहीं और बराबर भी नहीं रही तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बस इतना खेल है, बेसिक ये है। अब देखो क्या पूरी कहानी के अंदर, अब एक बात बताऊं, कुछ अपन नोट्स लिखने वाले हैं, क्या बेटा इस पूरी कहानी के अंदर मैंने ये कहा एक बार भी कि फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए या डिफरेंशिएबल होना चाहिए? ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, है ना। ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। हमने देखा अभी केसेस, कुछ एग्जांपल, डिसकंटिन्यूटी होने के बावजूद हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बातें कर रहे हैं। तो फर्स्ट चीज, वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस चैप्टर में मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं। क्यों ऐसा सर इतना क्यों जोर देके बोल रहे हो? क्योंकि जब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे, है ना, बेसिकली अपन पढ़ क्या रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो मोनोटोनिसिटी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो अभी मैंने बताया ही नहीं, अभी डिफरेंशिएशन का तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मदद से, है ना, डेरिवेटिव की मदद से हम मोनोटोनिसिटी की चीजों को डील करेंगे। बट आज का जो अभी लेक्चर है, अभी की तो जो मैंने बात करी है, उसमें मैंने कोई कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करी, वो एक जनरल बात करी है। जनरल, इन जनरल कोई भी फंक्शन है तो वो इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब कहलाता है, तो उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर इनपुट बढ़ता है आउटपुट बढ़ता है तो इंक्रीजिंग है, आउटपुट बराबर या बढ़ता है तो इंक्रीजिंग है, बढ़ता है सिर्फ तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, घटता है या बराबर रहता है तो डिक्रीजिंग है, सिर्फ घटता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसमें कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी का कोई रोल नहीं है। लेकिन जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबल फंक्शंस जो होंगे जिनके एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेंगे, तो हम उनमें dy बाई dx निकाला करेंगे, वो पॉजिटिव नेगेटिव देखा करेंगे। ये सब थोड़ा बहुत आई होप आपको आइडिया होगा फिजिक्स वगैरह से, अगर ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं है, हो जाएगा। तो वहां बच्चा ये भूल जाता है कि यार कंटिन्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ही उनके लिए वो सब होता है। जब फंक्शन कंटिन्यू डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी, अगर उसको मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता तो मैं उसके लिए मोनोटोनिसिटी नहीं बता पाऊंगा। तो वहां वो थोड़ा सा बाद में झरमिराता है एकदम से कि यार ये क्या हो गया, है ना। तो इस चीज को पहले लेके क्लियर चले कि अभी तक हमने जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है मोनोटोनिसिटी की,
हमने कहीं कुछ नहीं कहा एक बार भी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, उसको कोई लॉजिक ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, एक्स बड़ा इनपुट बड़ा तो इंक्रीजिंग, इनपुट बड़ा आउटपुट बड़ा तो इंक्रीजिंग, या बराबर रहा बड़ा तो इंक्रीजिंग, और सिर्फ बड़ा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बराबर रहा या घटा डिक्रीजिंग, सिर्फ घटा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कोई कंटिन्यूटी की बात नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखें कि फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर it is not necessary that fx should be continuous and differentiable। ठीक है ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि उसको कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होना पड़े। जैसे अपन ऐसे कोई फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, अभी मैंने लिए थे, एक दो पॉइंट बताए थे। देखो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कोई भी x1 x2 बड़ा लिया, x2 वैल्यू ज्यादा है, ये दो लिए तो x1 x2 वैल्यू ज्यादा है, ऐसे एक यहाँ से लिए एक यहाँ से लिया तो इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है, बढ़ता ही जा रहा है, जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है वैल्यू बढ़ती ही जा रही है आपकी। तो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बट ये कंटिन्यूस नहीं है। तो क्या होगा, ऐसे मान लो ये है और फिर ये है इस तरह, ठीक है। तो देखो फंक्शन बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ते बढ़ते बढ़ते, आप कोई भी दो एक्स हो, x1 लिया, ये मान लो सपोज ये x2 लिया, तो x2 अगर x1 से बड़ा है तो दोनों पे वैल्यू x2 पे वैल्यू बढ़ी है। ऐसे ही इस पे एक x2 लिया और ये x3 लिया, तो x3 x2 से बड़ा है तो x3 वैल्यू x2 से बड़ी है। तो ये भी क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट यहाँ पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो नॉन डिफरेंशिएबल है तो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उससे तो कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ, बट अगर डिफरेंशिएबल हुआ तो कुछ हमारे लिए फायदेमंद बात होगी जो हम बाद में करेंगे, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, तभी तो उसमें पढ़ रहे हैं। बट अभी तो हम जनरल मोनोटोनिसिटी पढ़ रहे हैं। मोनोटोनिसिटी में हमने कभी कुछ नहीं कहा कि इसको कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होना है, तो ये चीज अपने दिमाग में हमेशा रखना। ठीक है जी, चलो सेकंड पॉइंट है मेरा जो, वो है कि अगर किसी पॉइंट पे अपन मोनोटोनिसिटी की बात करते हैं ना, जैसे मैंने अभी पिछला पॉइंट लिखाया था कि ए पे बताओ पर्टिकुलर कि उस पे इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, फलाना है, ढिमकाना है ना, तो वो बात तभी करेंगे ऑब्वियसली, ये बात हालांकि मैंने बोल दी थी, जब वो पॉइंट डोमेन में होगा। अगर वो पॉइंट डोमेन में नहीं है तो उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है ना। फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट एक्स बराबर ए, ठीक है ना, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट एक्स बराबर ए शुड बी इन डोमेन। If x बराबर a is not in domain, then no need to talk of monotonicity at x बराबर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपने बेसिक डेफिनेशन देखी होगी, किसी x बराबर a पॉइंट पे जब बात कर रहे थे मोनोटोनिसिटी की, तो मैंने एक इंटरवल लिया था a माइनस एच से लेके a प्लस एच, तो a उसमें होना चाहिए। अगर a ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। सपोज जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मैं पूछूं a पे ये फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, a डोमेन में नहीं है, a डोमेन में ही नहीं है, तो हम इस पे कोई बात नहीं करेंगे ना, तो नो नीड टू टॉक। ठीक है, ये आप ध्यान रखें कि वो पॉइंट डोमेन में होना चाहिए, तभी उस पॉइंट के ऊपर हम मोनोटोनिसिटी की बात करेंगे कि उस पॉइंट पे बता दो वो बढ़ रहा है या घट रहा है। भाई पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट पे वैल्यू ही नहीं है, तो पॉइंट का कंपैरिजन किससे करोगे, है ना। जब पॉइंट पे वैल्यू नहीं है, कंपैरिजन किससे करोगे, तो उस पर कोई मीनिंगलेस है ना। जैसे मैं ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जैसे लिमिट में हम बात करते हैं कि ए डोमेन में हो या ना हो, लेकिन ए पे लिमिट की बात की जाती है, कंटिन्यूटी की बात की जाती है, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन यहां पॉइंट डोमेन में ए नहीं है, तो उस पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी की बात करना व्यर्थ है। ठीक है जी, चलो ये आपने ध्यान रखा। सेकंड इज नॉट टू नोट टू है कि नोट टू था, टू तो था ही ना वो, फर्स्ट क्या था अपना, फर्स्ट तो था कंटिन्यू डिफरेंशिएबल, और दूसरा था पॉइंट ए होना चाहिए, नोट टू ही था वो, सॉरी है ना, 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखें कि जैसे मान लो फंक्शन है y बराबर 1/x,
तो देखो आपको पता ही ऐसा है और ये ऐसा होता है। ठीक, तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ ना, ध्यान से जरा, कि ये एफ एक्स बोल दो इसको ना, एफ एक्स इज strictly decreasing in 0 to infinity. Fx is strictly decreasing in minus infinity to 0. Fx is strictly decreasing in minus infinity to 0 union 0 to infinity. Fx is strictly decreasing in minus infinity to 0 and in 0 to infinity. Fx is strictly decreasing at all points in ये सपोज मैंने 5 स्टेटमेंट दे दिए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5। ठीक है जी। तो यहाँ खेल क्या है भाई, अब ध्यान से दो भाई, माइनस 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच, 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच तो ये घट ही रहा है ना, दिख रहा है, अंधे को भी दिख जाएगा ना। अंधे को तो क्या मतलब, जिसको थोड़ा बहुत गणित हमने पढ़ा दिया, ये बेसिक डेफिनेशन, तो कोई भी दो एक्स वन लोगे आप, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन घट रहा है। तो दिस इज ट्रू। As strictly decreasing in minus infinity to 0, this is true. अब strictly decreasing in minus infinity to 0 union 0 से infinity, minus infinity से 0 union 0 से infinity। तो बच्चे ये यही सोचेंगे ना, भाई इसमें भी डिक्रीजिंग है, इसमें भी डिक्रीजिंग है, तो दिस यूनियन दिस में भी डिक्रीजिंग है ना। तो वो अक्सर स्टूडेंट ट्रू बोलते हैं, बट ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। कारण समझे भी, अगर मैं बोलता हूँ इस पूरे इंटरवल के अंदर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इस पूरे इंटरवल के अंदर अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, इस पूरे इंटरवल के अंदर मैं कोई भी पॉइंट 2 ले लूं सच दैट x2 बराबर x1 हो, x2 बड़ा हो x1 से, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो x2 पे वैल्यू x1 से कम होनी चाहिए। तो सपोज अगर मैंने ये 2 इंटरवल ले लिए, ये 2 वैल्यू ले ली, सपोज x1 एंड x2, तो देखो क्लियरली x2 बड़ा है x1 से, बट x2 पे जो वैल्यू है वो fx1 से बड़ी है, सो fx2 बड़ा है fx1 से। तो ये तो गलत हो गया ना, मतलब ये तो सही है बट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला लॉजिक तो गलत हो गया ना। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी आपने 2 पॉइंट लिए तो अगर वैल्यू इनपुट बढ़ा तो आउटपुट भी घटना चाहिए, बट अगर आपने इस प्रकार 2 पॉइंट ले लिए कि बीच में ऐसे ब्रेक हो रहा है क्योंकि वो 2 पॉइंट इस इंटरवल के अंदर है, तो उस पर तो ये डेफिनेशन लागू नहीं हो रही है, तो इसलिए ये गड़बड़ा कर रहा है, इसलिए ये गड़बड़ी कर रहा है। तो ऐसा हम नहीं लिखते, ठीक है। हाँ ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, इसमें हम क्या कह रहे हैं भाई, इसमें हम ये कह रहे हैं कि दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से 0 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से इंफिनिटी, मतलब इसमें भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, सही है, एंड इसमें भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से 0 एंड इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 टू इंफिनिटी। तो ये स्टेटमेंट सही है और ये यूनियन लगा के लिखना ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है जी, ठीक है। हाँ अब लास्ट वाले मैंने क्या लिखा, तो यूनियन है, बट मैंने क्या लिखा, वर्डिंग देखो, मैंने ये नहीं कहा एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस, डिक्रीजिंग इन दिस, मैंने लिखा है एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट ऑल पॉइंट्स इन। तो ऑल पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया कि हर इंडिविजुअल पॉइंट पे, और कोई भी पॉइंट पे भी हमने देखा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या, उस पे उससे कम और उससे ज्यादा से रिलेट करना है। तो देखो इस दौरान कोई भी पॉइंट लोगे तो उसके उससे कम वाले से वैल्यू कम है और उसके आगे वाले से ज्यादा है, मतलब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ऐसे इधर भी वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और बीच का अलग अलग पॉइंट लेने का मतलब ही नहीं, क्योंकि इसके इधर और इसके इधर तो तभी देखेंगे ना जब बीच का 0 कंसीडर करेंगे, और 0 तो इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है, तो 0 पॉइंट डोमेन में ही नहीं है। 0 पॉइंट डोमेन में नहीं है तो भी मैंने बताया था 0 पॉइंट जब डोमेन में नहीं है तो 0 पे तो मोनोटोनिसिटी हम देखेंगे नहीं, तो 0 के लेफ्ट में जब कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका लेफ्ट राइट पॉइंट तो इधर ही आएगा, ऐसे 0 के राइट में कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका लेफ्ट राइट इधर ही आएगा, तो वो अलग अलग सेगमेंट में आएंगे दोनों। तो अगर इंडिविजुअल पॉइंट पे देखोगे तो वो हमेशा डिक्रीजिंग है, इसमें भी और इसमें। तो ये लिखना सही है कि fx is strictly decreasing at all points in this, तो वो ट्रू है। बट अगर मैं बोलूं fx is strictly decreasing in this, तो वो फॉल्स है, ठीक है ना। तो एक हमेशा ध्यान रखें
कि जब भी ऐसे सेगमेंट आ जाए, है ना, जैसे मान लो आपने अभी अपन मेथड जो तो कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन इन जनरल आपको पता चल जाए कि फंक्शन यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। जैसे मान लो एग्जांपल से सपोज ऐसा है, ठीक, मान लो ये है वैल्यू a, ये है वैल्यू b, तो मैं ये बोल सकता हूं कि फंक्शन इंक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से a, ये सही है। फंक्शन इंक्रीजिंग इन b से इंफिनिटी, ये भी सही है। एंड फंक्शन डिक्रीजिंग इन a से b, ये भी सही है। बट अगर मैं बोलूं इंक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से a एंड b से इंफिनिटी, तो भी सही है। और अगर मैं बोलूं इंक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से a यूनियन b से इंफिनिटी, तो ये गलत है। तो ये गलत है क्यों? क्योंकि आप देखो 2 पॉइंट लोगे, अगर मान लो मैंने x2 तो ये ले लिया, ये वाला, और x1 ये ले लिया, तो x2 x1 से बड़ा, बट x2 पे वैल्यू क्या है, कम होगी। तो ऐसे यूनियन लगा के लिखना सही नहीं है, एंड लगा के लिखना सही है, या अलग अलग बोलो, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है ना, गलत बोलो मत, या एंड लगा के बोलो, या यूनियन लगा के लिखना तो ऐसे बोल सकते हो कि उस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग है, तो भी बात सही है। लेकिन सीधा इंटरवल में यूनियन लगा के बोलना फंक्शन को इंक्रीजिंग है, तो वो सही नहीं है, ठीक है, वो गलत है। लेकिन क्या ये हमेशा गलत है? इस चीज पे भी ध्यान दें, ये हमेशा गलत नहीं है। जो 2 एग्जाम्पल मैंने लिए उसमें गलत है, ठीक है। लेकिन सपोज मान लो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लूं, यहां से लेके यहां तक, और फिर मैंने ले लिया यहां से लेके यहां तक, या छोड़ो, बीच में मान लो फंक्शन है ही नहीं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ठीक, और बीच में वैल्यू फंक्शन की घट रही है मान लो, ठीक, छोड़ो उसको, ठीक, ऐसा सीन है। ये वैल्यू है a और ये वैल्यू है आपका x बराबर b। तो देखो माइनस इन्फिनिटी से a में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, सही है। ऐसे b से इन्फिनिटी में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक। और ऐसे a से लेके b ओपन में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। लेकिन इसमें अगर मैं लिखूं इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से a यूनियन b से इन्फिनिटी, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, आई थिंक ऊपर का विजिबल नहीं है पूरा, हाँ। इसमें मैं कह रहा हूं अगर मैं लिखूं कि माइनस इन्फिनिटी से यूनियन बी से इन्फिनिटी लिख दूं, और ये भी ना लिखूं एट ऑल पॉइंट, सीधा लिख दूं डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग है, तो ये सही है। क्यों? अगर आप यूनियन भी क्लब कर लो या कोई भी 2 पॉइंट ले लो, चक्कर क्या था कि इसमें इंडिविजुअली डिक्रीजिंग था, इसमें इंडिविजुअली डिक्रीजिंग था, या इसमें इंडिविजुअली इंक्रीजिंग था, इसमें इंडिविजुअली इंक्रीजिंग था, तो एंड लगा के लिखो तो ठीक है, अलग अलग लिखो तो ठीक है। यूनियन में क्या था, अगर 1 पॉइंट इधर से ले 1 पॉइंट इधर से, तो लफड़ा पड़ रहा था, यहां पे भी पड़ रहा था। बट इसमें क्या है, आप 1 पॉइंट इधर से ले लो कोई भी, जैसे इसका एक्सट्रीम ले लो और इसका मिनिमम वाला ले लो, तो भी वो रिलेशन फॉलो हो रहा है कि x2 x1 से बड़ा है और fx2 की वैल्यू fx1 से बड़ी है। तो आप इस केस में ये यूनियन लगा के लिख सकते हो, इस केस में नहीं लिख सकते, क्योंकि इस केस में इधर से 1 पॉइंट इधर से 1 पॉइंट में रिलेशन उल्टा पड़ रहा है, इसमें नहीं है। तो ये मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि किस केस में यूनियन लगा के लिखना सही है, जब वो पूरा जो 2 टुकड़े है ना, ठीक है, वो टुकड़ा और ये टुकड़ा, मतलब एक टुकड़े की जो मैक्सिमम है और दूसरे टुकड़े की जो मिनिमम है, वो भी वो रिलेशन फॉलो कर रहा हो। जैसे हम इसको इंक्रीजिंग बोल रहे हैं, तो इधर वाले की जो मैक्सिमम है उधर वाले की जो मिनिमम है, वो मिनिमम भी इसके मैक्सिमम से ज्यादा हो तो वो वैलिड होगा। या डिक्रीजिंग बोल रहे हैं, तो इधर वाले की जो मिनिमम है और इधर वाले जो राइट वाला पोर्शन है उसकी जो मैक्सिमम है वो उससे कम ही हो, तो आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल सकते हो, पूरे में ऐसे यूनियन लगा के। इन जनरल ऐसे केसेस में आप इधर में अलग इंक्रीजिंग है, इसमें अलग इंक्रीजिंग है, तो यूनियन लगा के आप इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते, ऐसा लफड़ा पड़ सकता है। तो कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ही ऐसा आ जाए कि आप इसको देख लो, तो आप यूनियन लगा के कर दो। अदरवाइज आपकी जो हैबिट है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप यूनियन लगा के आंसर नहीं दोगे, एंड लगा के दोगे, ठीक है, या अलग अलग दोगे। क्लियर? हाँ, एक दूसरी बात, कुछ बुक्स में या किसी मैटर में आपको अगर मान लो ऑप्शंस हैं, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में कि मान लो इस क्वेश्चन के ऑप्शन ये होते इंक्रीजिंग, इसके ऑप्शन ये होते स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस, ठीक है, या इसमें होता ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग होता, ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो जाता। मतलब 4 ही ऑप्शन है, 4 में से 3 गलत है पक्का, और चौथा ये लिखा हुआ है या ऐसा लिखा हुआ है, तो हमारे हिसाब से तो वो भी गलत है, क्योंकि यूनियन लगा के आप नहीं लिख सकते। या तो ऐसा केस हो तब तो लिख सकते हो, मान लो ऐसा केस है और बाकी 3 तो बिल्कुल ही गलत है, और चौथा ये आंसर लिख दिया, मतलब उसने इस चीज को ध्यान नहीं दिया कि हम ऐसे नहीं लिख सकते, एंड लगा के लिखना होता है। लेकिन और कोई अवेलेबिलिटी हमारे पास है नहीं,
तो ठीक है, मजबूरी में अपन भी बहती गंगा में हाथ धो लेंगे कि ठीक है जो है तो है, क्या इलाज है। एग्जामिनर को नहीं पता भाई, अच्छे से नहीं बनाया उसने, फ्रेम नहीं करे ऑप्शंस, ठीक। अदरवाइज आप ध्यान रखें कि अलग अलग सेगमेंट्स में इंक्रीजिंग है तो यूनियन लगा के नहीं लिख सकते, ऐसी दिक्कत आ सकती है। हाँ, ऐसे केसेस में आप यूनियन लगा के लिख सकते हैं, ठीक। अदरवाइज आप एंड लगा के लिखो या यूनियन लगा के लिखते हो और उसमें बोलते हो एट ईच पॉइंट्स ऑफ दिस इंटरवल, तो भी सही है, क्योंकि उसमें जीरो तो आएगा नहीं बीच वाला, तो या तो उधर उधर कहेंगे उधर उधर कहेंगे, उसमें वो चीज वैलिड है, ठीक है। चलो, आई थिंक दिस इज क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए इसको ध्यान रखें, ठीक। चलो, एक छोटा सा नोट और है, अगर मान लो वन साइड हो जाए, एंड पॉइंट हो जाए, है ना, मान लो आप किसी पॉइंट ए पे पूछ रहे हो कि वहां पे मोनोटोनिक है या नहीं, और वो एंड पॉइंट हो जाए, है ना, इफ नॉट फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन एट x बराबर a is asked and x बराबर a is एंड पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट है ना, ठीक। समझ मान लो भाई ये आपका आ गया, ये a बस खत्म हो गया यहाँ पे फंक्शन, ठीक। तो अपन क्या कहेंगे भाई, बेसिक डेफिनेशन तो क्या कहती है कि एक इंटरवल लिया जाता है a के अगल बगल में a माइनस एच से a प्लस एच में, उसके बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नेचर देखा जाता है। बट अगेन लिमिट वाली बात से आपको याद होगा कि जब एक तरफ का खत्म होता है, मतलब इसके जस्ट राइट में इधर ग्राफ ही नहीं है, यहां से शुरू हो जाए दैट इज अ डिफरेंट थिंग, एक है जस्ट राइट पड़ोसी नहीं है ना, ठीक है, या ऐसे ही है, तो हमारे लिए तो बस ये यही रुक गया, इसके आगे नहीं, बात ही नहीं कर रहा है ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसके लेफ्ट पड़ोसी से देखेंगे, है ना, मतलब इस केस में हम बस ये देखेंगे कि एफ ऑफ ए माइनस एच जो है, ठीक है, वो अगर एफ ए से छोटी है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, अगर वो बराबर है तो वो सिर्फ इंक्रीजिंग बोल सकते हो, है ना भाई। जैसे मान लो इस तरह का सीन आ गया, तो ए पे और ए के जस्ट पीछे वैल्यू बराबर है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं है, बट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मतलब कांस्टेंट वाली बात में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों बोल सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। या अगर मान लो एफ ए माइनस एच ज्यादा है एफ ए से, तो आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल सकते हो, ठीक है, मान लो ऐसा होता है, तो इसके जस्ट पीछे वाले से वैल्यू इससे पे कम है, मतलब a माइनस एच से a माइनस से आगे गए a पे, तो वैल्यू कम होगी, तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट x बराबर a। यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट x बराबर a, ठीक है ना। अगर a एंड पॉइंट है, ऐसी मान लो इधर का एंड पॉइंट हो और इधर देख रहे हैं, ठीक, तो इसके इधर वैल्यू अगर इससे कम है तो डिक्रीजिंग है, और इसकी इधर वैल्यू अगर इससे ज्यादा है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट a है, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट x बराबर a है, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो। तो चलो एक चीज मैं इससे पूछूं, मान लो ये है और ये a है, इसमें मैं पूछूं क्या है, पे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो हम बोलेंगे नॉट ऑफ, है ना, क्यों, क्योंकि फंक्शन ए डोमेन में नहीं है, जो कोई डोमेन में नहीं है तो उस पर क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करोगे, ठीक है जी, ठीक है। तो अगर एंड पॉइंट है तो उसके अगर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है तो हाँ, तो उसके लेफ्ट में नहीं देखेंगे उसको और उसके राइट वाले पॉइंट को कंपेयर करेंगे, तो अगर राइट मोस्ट पॉइंट है तो उसके राइट में नहीं देखेंगे उसको और उसके जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट को कंपेयर करेंगे, और वही डेफिनेशन बेसिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उससे आप देख लोगे, ठीक है। सिंगल पॉइंट पे एंड पॉइंट पे ऐसे डील करना, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ बेसिक थ्योरी ऑफ मोनोटोनिसिटी, ये फंडामेंटल चीज क्या है, नेचर फंक्शन कैसे बताते हैं, डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस का कोई लफड़ा नहीं है ना, पॉइंट पे कैसे बताते हैं, और एक दो जो काम की बातें वो मैंने बता दी, ठीक है। नाउ अब जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा, तो डेरिवेटिव की मदद से कैसे मोनोटोनिसिटी वगैरह चेक होती है या क्या उसका रोल प्ले है ना, क्या उसका रोल है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उसी को हमने पढ़ना है, तभी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। तो आज हमने मोनोटोनिसिटी पढ़ा है, अब कल हम मोनोटोनिसिटी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है, कब वैलिड है, किस चीज के लिए और है तो कैसे करना है, उन चीजों पर बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको देखें, ठीक है, ओके, थैंक यू।